बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया के सामने एक सेंट्रल स्टेज के तौर पर सामने आया है एक ऐसे वक्त में जब 38 डेज से ईरान और अमेरिका या इसराइल के दरमियान जंग हो रही थी। ये जंग ईरान ने नहीं छेड़ी बल्कि इसराइल के कहने के मुताबिक अमेरिका ने चढ़ाई की और अमेरिका और फिर इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया बग़ैर किसी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के। इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया है, चूँकि अमेरिका के नायब सदर JD वेंस और जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और इसके अलावा जो स्टीव विटकॉफ हैं वो भी इस मुज़ाकराती टीम में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और सैटरडे के दिन ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। इस मुज़ाकरात को सबटाइज करने के लिए इसराइल अपनी सी कोशिशें कर रहा है और ज़ाहिर है मेरी अपनी जो फीलिंग है या एनालिसिस हैं वो तो यही कहते हैं कि इसराइल की तमाम तर कोशिशें नाकाम होंगी और पाकिस्तान ये मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू कराने में या परमानेंट सीज़ फायर करवाने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ UK के प्राइम मिनिस्टर के सामना ने शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोन किया है और उन्हें पूरा यानी अतमाद का उन पर इज़हार किया है और उनकी कोशिशों को सराहा है। इसी तरह जर्मन चांसलर बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक, फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके मुज़ाकरात में अपनी हमायत का ऐलान किया है। उन्होंने बल्कि तकरीबन शहबाज शरीफ साहब ने सब ममालिक का शुक्रिया अदा किया है, इंक्लूडिंग सऊदी अरब और दीगर जितने भी ममालिक हैं, तुर्की। लेकिन एक मुल्क जो है उसका मैं ज़िक्र कहीं नहीं सुन सका या उनकी तरफ से कोई वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया नहीं अदा किया या उन्होंने फ़ोन करके पर एतमाद का इज़हार नहीं किया। ये पाकिस्तान की कोशिश नहीं सराहा, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसके साथ मेरे ख्याल में हमारे उस तरह के ताल्लुकात नहीं है या फिर चूँकि हम सऊदी अरब की गुड बुक में हैं इस वजह से शायद उनका इसके ऊपर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान 9/11 के बाद फ्रंट लाइन स्टेट बना था और यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं, ज़रा नेटो हो, अमेरिका हो, वो यहाँ पर उनके वफूद इसी तरह आते थे और यहाँ पर मामलात चलते थे बिकॉज़ ऑफ द अफ़गानिस्तान वॉर। इसी तरह जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक जंग जारी थी, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया तो उस वक्त भी ये हुआ कि हम चूँकि यानी अमेरिका और वेस्ट की अतादी थे, इस वजह से ज़्यादातर लोग हमें इम्पोर्टेंस दे देते हैं। लेकिन इस वक्त हम सेंट्रल स्टेज इसलिए बने हैं या अहम रियासत इसलिए बन गए हैं कि ईरान ने एक इस्लामी मुल्क, ब्रादर इस्लामी मुल्क, उसने तमाम तर मजबूरियों, तमाम तर महदूद जो उनके पास कैपेबिलिटी थी अपने डिफेंस की, उसने बड़ा ज़बरदस्त अपना दफा किया है और अगर ईरान अपना दफा करने में नाकाम रहता तो आज हम इम्पोर्टेंट मुल्क न बनते या हमारी वो अहमियत नहीं होती। सवाल ये है कि मुज़ाकरात के लिए अमेरिका को मजबूर करना और फिर यहाँ इस्लामाबाद में स्टेज से जाना, इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने अपने दफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये मेरी इसके ऊपर टेक है कि ये जो ईरान ने अपना दफा किया है, अपने फ़ैसले आप किए हैं और जिस तरह उन पर दुनिया के जदीद तरीन मिज़ाइलों से, दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से हमले किए गए, उनकी लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, हलाक कर दिया गया, बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई, उनका जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन ईरान ने जिस तरह अपना दफा किया, मैं नहीं कहता हूँ कि ये राइट था या रॉन्ग था, मैं ये कहता हूँ कि हर मुल्क को अपने दफा का हक हासिल है और जिस तरह उन्होंने अपना दफा किया उससे आज अमेरिका मजबूर हो गया कि
पाकिस्तान में आकर वो मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की है ज़ाहिर है उसको उसने फौरी तौर एंडोर्स भी किया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और दोनों मुल्कों यानी अफ़गानिस्तान ना ईरान और अमेरिका दोनों को पाकिस्तान पर एतमाद है। लेकिन क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे? मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने जितनी भी कैलकुलेशन की थी या इसराइल ने जितनी भी कैलकुलेशन की थी इस जंग के हवाले से, वो सारी अंदाज़े, वो सारी जो उनके गेस थे, जो इंटेलिजेंस, जो राह ने बताया था या CIA ने बताया था या इसराइल ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैक किया या अमेरिका को ट्रैक किया, वो सारे अंदाजे गलत साबित हुए। सबसे पहले अगर मैं आपको पीछे ले चलूँ दिसंबर जनवरी में, तो उस वक्त एक ईरान तेहरान में ज़ाहिर है बिजनेसमैनों ने एक मुजाहरा किया। वो मुजाहरा इसलिए किया गया कि चूँकि डॉलर की कीमत जो है वो डॉलर की कीमत इंतहाई बढ़ गई, बल्कि डॉलर कम हो गया और ईरान के अंदर तो बिजनेसमैनों ने ज़ाहिर है जो ईरानी रियाल था वो डिवैल्यू हो गया, और वहाँ 100 से ज़्यादा ममालिक यानी शहरों के अंदर ईरान के मुजाहरे किए गए हुकूमत के ख़िलाफ़। तो हुकूमत भी हरकत में आई और उन्होंने तशद्दुद किया, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक कई हज़ार जो अफराद थे वो मार दिए गए। और यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कुर्दिस्तान है उसके ज़रिए ईरान में मोसाद इस तरह पेनिट्रेट कर गई, वहाँ उनको असला दिया गया, और जो मुजाहिरीन थे उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने मस्जिदों पर, स्कूलों पर, इवन पुलिस स्टेशनों पर जदीद तरीन हथियारों से हमला किया। और ऐसे वक्त में जो नेतन्याहू थे वज़ीर आज़म इसराइल के, और फिर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कह दिया कि बस आप आवाम खड़ी हो जाए और अपनी रजीम को चेंज कर दे, बस अमदाद पहुंचने ही वाली है। चूँकि मोसाद ने या जो इसराइली एजेंट थे उन्होंने बताया था उनको कि जो सिविल लोग हैं या यानी शहरी हैं वो अपनी हुकूमत से नालाएं और वो खड़े हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने बार बार वहाँ की जो आवाम है उसको प्रवोक किया कि अपनी हुकूमत का तख्ता उठने के लिए तैयार हो जाएं, हम आपकी मदद करने के लिए बस पहुँचने ही वाले। उसके बाद ज़ाहिर जनवरी में हुकूमत ने उन मुजाहिरों पर काबू पा लिया, और फिर उसके बाद 2 दफ़ा कहा जाता है कि जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं वो वाशिंगटन गए और उन्होंने ब्रीफ किया डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप को, और उस वक्त जो स्टीव विटकॉफ थे या मार्को रूबियो थे या उसके अलावा जो ज़्यादातर ज़ायनिस्ट लाबी है या इसराइल की हमायत वाली लाबी है, वो उनकी काबीना के लोग वहाँ उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो डोनाल्ड ट्रंप को वो कन्विंस करते रहे कि लोहा गर्म है, बस थोड़ी सी हम एक क्विक एक्शन करेंगे और फिर उसके बाद क्विक एक्शन करके जो वहाँ की रजीम को तब्दील कर देंगे और लोग खड़े हो जाएंगे और हमें रिस्पांस जो है वो मिल जाएगा। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। उनके सारे अंदाजे, और कहा यह जाता है कि JD वेंस जो अमेरिका के नायब सदर है वो उसमें शामिल नहीं थे उस मीटिंग के अंदर। वो जंग के ख़िलाफ़ थे। दुनिया में जंग जितनी भी जंगें हो रही हैं वो उनका बयान शुरू से यही उनका मौक़िफ़ रहा है कि जंगें हमें शुरू नहीं करनी चाहिए बल्कि जंगों का खात्मा करना चाहिए। तो जो स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुश्नेर है जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, वो उन मीटिंग में तो शामिल होते थे। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा है वो भी शामिल होते थे, लेकिन JD वेंस को उससे बाहर रखा जाता था या उसमें वो शमूलियत अख्तियार नहीं करते थे। जब अमेरिका को इस तरह या डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया इसराइल ने, तो उन्होंने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद फिर ईरान ने पहले से प्रिपरेशन की हुई थी। सैयद अली खamenei पहले ही हमले में हलाक कर दिए गए, उनकी टॉप लीडरशिप कर दी गई, और उसके बाद ईरान ने जो मिडल ईस्ट के अंदर जो ममालिक थे अमेरिका के जहाँ पर अड्डे थे उनको भी निशाना बनाया, और फिर उसके बाद जो इसराइल है उसको भी निशाना बनाया। तो जिस तरीके से यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ईरान ने मुकाबला किया, और टिल नाउ अब तक जो मुकाबला हो रहा है या ईरान जिस तरह मुकाबला कर रहा था, और बियॉन्ड यानी चंद दिनों की बात थी अमेरिका के लिए या इसराइल के लिए, वो नहीं हो सका। और ईरान ने जिस तरह अपने आप को डिफेंड किया उसकी वजह से
डोनाल्ड ट्रंप फंस गए थे और उन्होंने धमकी दे दी, गाली गलौज शुरू कर दी और ये कहा कि नहीं, हम तो आपकी जो सिविलाइजेशन है उसको हम ख़त्म कर देंगे। डेडलाइन जो है वो उन्होंने दे दी कि इतने घंटों के बाद जो है मंगल वाले दिन हम आपकी सारी सिविलाइजेशन को जहन्नम वासिल कर देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे, आपके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन ईरान ने कोई बैगिंग नहीं की, मुज़ाकरात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान, जो डोनाल्ड ट्रंप थे या अमेरिका था, वो फंस चुका था और जब फंस चुका था तो पाकिस्तान ने रेस्क्यू करने की कोशिश किया, डोनाल्ड ट्रंप को बचाया है। वो ऐसी जगह पर पहुंच गए थे वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस जंग की कीमत बहुत ज़्यादा पड़ी है, यानी खुद अमेरिका को और पूरी दुनिया को, वेस्ट को। एनर्जी की प्राइसेस देखें आप, इसके अलावा बेशुमार इसकी जो कीमत है अमेरिका को पड़ी। और फिर अमेरिका के अंदर लोग सवाल करने लगे कि आप ये जंग जो है ये करके क्या मकासद हासिल कर सकते हैं। और इसका एक और पहलू मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरे जैसे आम से टीवी एंकर या जर्नलिस्ट को भी आप क्रेडिट दें, वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टिविटी जारी रखी, उस जंग को इलिजिटिमेट करार दिया। मैं आपको ये बताऊं कि मैं 38 डेज से इस जंग के हवाले से प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, कॉलम भी लिख रहा हूँ, तज्जिए भी कर रहा हूँ और मैंने इसको हर जगह कंडेम्ड भी किया, हर जगह इसके ख़िलाफ़ बोला, चूँकि ये लेजिटिमेट नहीं थी। और मैं यूके की गवर्नमेंट की बात करूँ तो यूके की गवर्नमेंट ने हमेशा अमेरिका के ख़िलाफ़, इस जंग के ख़िलाफ़ जो है, जब से ये जंग शुरू हुई है यानी 28 फरवरी से, उनका स्टांस जो था इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था और यूके की गवर्नमेंट ने स्टांस लिया। उसके अलावा जो जितने भी यूरोपियन ममालिक थे, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें या ये सारे जो ममालिक थे, ये इन सब ने स्टांस लिया और वो प्रेशर बिल्डअप हुआ और डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। आज मुझे ये लगता है कि जो ईरान है वो एक अच्छी पोजीशन में आ गया है कि वो बारगेनिंग कर सके। अमेरिका इस जंग को रैप अप करना चाहता है, यहाँ से निकलना चाहता है, तो ईरान की जो शराइत हैं उन पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उन पर हमले किए जाते हैं बार बार। जून 2025 में जो हमले किए गए थे उसमें भी उनकी सियासी और अस्करी क़यादत को मार दिया गया था। 12-13 दिन की और शदीद बमबारी हुई थी। ईरान मेरे ख्याल में बैक करने वाला नहीं है और ये जंग का जो खात्मा है होगा या सीज़फायर बंदी होगी, अगर लास्ट हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान की शराइत पर ये जंग जो है ख़त्म होगी और मायदा होगा। अगर ये सस्टेन कर लेता है, ये जो सीज़ फायर होल्ड करता है 2 वीक्स के लिए। और चीन का किरदार बहुत अहम है, यहाँ बदअतमादी बहुत सारी है, यानी बहुत सारे स्टेक होल्डर इसके अंदर आ गए हैं, पूरा मिडिल ईस्ट के ममालिक आ गए हैं, यहाँ पर चीन है, रशिया है, बाकी जितने भी ममालिक हैं वो इस जंग में, यानी ये ग्लोबल वर्ल्ड वॉर बन गई है। तो मेरे ख्याल में सब चाहते हैं कि जंग बंदी हो, लेकिन जंग बंदी उसी सूरत में होगी जब ईरान की शराइत को माना जाएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।